हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही नहीं बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतर कर रहे होंगे लाइफ में। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक दी आई एस को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो काइंडली डू दैट। आप लोग जो है दी आई एस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आज हम लोग कौन-कौन से टॉपिक आज के करंट अफेयर्स में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स हैव अ लुक कि हम कौन-कौन से टॉपिक यहाँ पर आज करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। सो व्हाई दिस इज इन न्यूज़? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो है ये चर्चा में क्यों रहा है और क्या कारण है इसके चर्चा में आने के। दूसरा यहाँ पर है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया inscribed in the UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज इंडियाज 44th एंट्री। यानी कि मराठों से संबंधित जो मिलिट्री लैंडस्केप रहा है उसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्ट में भारत की तरफ से क्या है ये, या भारत के जो साइट्स है उसमें ये 44th एंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा है यहाँ पर इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम। भारत के द्वारा पहला इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम क्या किया गया है, यहाँ पर शुरू किया गया है। तो इससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। और चूंकि आप सबको पता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और ई व्हीकल को लेकर क्या है कि हमारी अपनी पॉलिसी डे बाय डे और क्या होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। बिकॉज नाउ वी हैव आवर ओन गोल, हमारे अपने गोल हैं जो कि विकसित भारत के गोल पे हम लोग फोकस्ड है, मोर फोकस्ड है। 2047 तक जाते जाते हमें बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जिसमें कि पोल्यूशन लेवल कम हो, सस्टेनेबल हो, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो सके, एक विजनरी अप्रोच के साथ हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर कि इसमें आज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में देखेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा सबसे पहले समझ लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो ये चर्चा में क्यों है ना, वाई दिस इज इन न्यूज, और ये न्यूज में आया तो दैट्स वाई एक बार क्या हो जाती है कि और नजर चली जाती है कि भाई ये क्यों चर्चा में आया, वाई दिस इज इन न्यूज। तो आइए देखते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के बारे में। The largest privately owned bank in Taiwan, CTBC, is the latest to apply to the International Financial Services Center Authority for setting up a IFC bank unit in Gift City. Gift City आप सबको पता है किसको बोलते हैं, गुजरात में बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण बात जो निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि ताइवान का जो सबसे बड़ा निजी स्वामित्व वाला बैंक है जिसको सीटीबीसी बैंक बोलते हैं हम लोग, वो गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग इकाई स्थापित करने के लिए इंटरनेशनल वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को आवेदन करने वाला नवीनतम बैंक है। यानी आईएफसीए के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये इसे अप्लाई करने वाला, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आईएफ जो एससी है उसके आईएफएफसीए जो है उसके समक्ष जो है ये अप्लाई करने वाला लेटेस्ट इंटरनेशनल बैंक है। ठीक है ना, जो कि क्या है यहाँ पे इसके सामने वो क्या कर रहा है, यहाँ पर अप्लाई कर रहा है। गिफ्ट सिटी का मतलब ये हो गया, यहाँ पर गुजरात के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है ये आईएफसीए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में हम लोग बात करें। सो बेसिकली व्हाट इज दिस, ये है क्या और इसका महत्व भारत के परिप्रेक्ष्य में क्यों पड़ जाता है। अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, ठीक है ना, गिफ्ट सिटी, इट मींस यहां पर बात हो रही है गुजरात की, ये आपको ध्यान रखना है। यहां देखेंगे बेसिकली क्या है, यहां पर आईएफएससीए के बारे में अगर बात किया जाए तो सो इट इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019। ठीक है ना, यानी ये जो है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। क्या है ये, एक वैधानिक ये क्या है आपको अथॉरिटी है। और ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ है बच्चों, तो ये 2019 में क्या हुआ है, स्टैब्लिश्ड हुआ है। कौन से एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश्ड हुआ है ये भी ध्यान रखिएगा। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एक्ट 2019, जिसको हम लोग आईएफएससीए एक्ट कहते हैं, ये उसके थ्रू क्या हुआ है, स्टैब्लिश्ड हुआ है। और ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये बेसिकली क्या है, एक वैधानिक प्राधिकरण है। सो बेसिकली इट्स अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। और अगर बात करें कि द आईएफएससीए है ना, ये इसके बारे में अगर देखा जाए, इज अ यूनिफाइड अथॉरिटी फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज
एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स इन इंडिया। यानी IFSCA के बारे में अगर देखा जाए तो ये भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय उत्पादों यानी कि जो भी फाइनेंशियल से संबंधित जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके डेवलपमेंट और उसके रेगुलेशंस के लिए एक एकीकृत क्या है, ये प्राधिकरण है, यानी यूनिफाइड क्या है, यहाँ पर एक अथॉरिटी है जो आप देख सकते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर IFCA का क्या हो जाता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि स्पेशली क्या है यहाँ पर IFCA, चूंकि आपने पढ़ा भी है फाइनेंशियल्स के संदर्भ में, तो ये फाइनेंशियल्स के संदर्भ में वित्तीय जो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, उन सब के लिए क्या है, ये एक यूनिफाइड अथॉरिटी है, एकीकृत क्या है ये यहाँ पर जो है प्राधिकरण है, जिसके कारण ये क्या है चर्चा में है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इसका कार्य क्षेत्र जो है वो क्या है, काफी बढ़ा हुआ और काफी एक्सपैंड है। ये नहीं कह सकते कि जस्ट बस ये क्या है मिनिमाइज्ड है, नहीं, काफी बढ़ा हुआ इसका आप कार्य क्षेत्र देख सकते हैं। अब उसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में, IFSCA के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, तो इसका हेडक्वार्टर है एट गिफ्ट सिटी गांधीनगर इन गुजरात, ठीक है ना। एट प्रेजेंट गिफ्ट IFSC इज द मेडन IFSC इन इंडिया, यानी कि इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में, जो गिफ्ट सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, वहां पर है। और वर्तमान में IFSCA भारत का पहला क्या है यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है, ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली एट प्रेजेंट इट इज इंडियाज जो है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट क्या है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटीज है, जो आप देख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर आते हैं, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि तो फिर जो IFSC है इसके सदस्यों के संदर्भ में देखा जाए कि क्या इसका सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो है, इसके मेंबर्स कौन से हैं, कौन कौन इसके सदस्य हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर चूंकि देखिए वित्तीय से संबंधित है, तो सबसे पहले दिमाग में जाता है कि इस RBI का कुछ रोल है या नहीं है। डेफिनेटली RBI का यहाँ पर रोल है, आप देख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स, यानी इसमें कितने मेंबर हैं, 9 सदस्य हैं, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा क्या होते हैं यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। They will include the chairperson of the authority, a member each from the RBI, SEBI, IRDA और PFRDA। यानी कि इसके प्राधिकरण में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसमें RBI से सदस्य हैं, सेबी से सदस्य हैं यहाँ पर, IRDAI से सदस्य हैं यहाँ पर, PFRDA से सदस्य हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टोटल नंबर्स ऑफ ISCA कितने हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर 9 मेंबर्स हैं। 9 मेंबर्स जो है अलग अलग आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो वित्तीय जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो उससे है यहाँ पर। अब क्या केंद्र सरकार से यहाँ इसमें कोई सदस्य है या नहीं है, यस ऑफ कोर्स 2 मेंबर्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है यहाँ पर आप देखेंगे। यानी इसमें IFSCA में जो 2 सदस्य हैं वो कहां से हैं, वो आपको 2 सदस्य वित्त मंत्रालय से होते हैं, ओके। इसके अतिरिक्त चयन समिति की सिफारिश पर 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इट मींस इन एडिशन अगर हम लोग बात करें 2 अदर मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी। यानी जो 2 अन्य सदस्य हैं वो किसके आधार पर उनका चयन होगा, सिलेक्शन कमिटी के आधार पर क्या होगा, उनका चयन होगा। तो ये क्या करना है आपको यहाँ पर देखना है कि इसमें मेनली कई बार क्या हो जाता है कि प्रश्न पूछ देते हैं कि भाई इसके सदस्य कौन है ना, और किनके सिफारिश पर उनको नियुक्त किया जाता है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है। तो अब देखिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में, अब सवाल ये उठता है कि इसका महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, है ना, भारत के संदर्भ में इसकी क्या भूमिका है, संदर्भ में इसका महत्व क्या है। भाई इसका बहुत महत्वपूर्ण महत्व अगर देखा जाए तो, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये इंटरनेशनल इससे जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से इंटरनेशनल, अभी आपने जैसे देखा कि ताइवान जो है वो इससे कनेक्ट होने वाला सबसे मतलब न्यूएस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कंट्री में से एक है। तो कहीं ना कहीं से हम क्या देख रहे हैं कि इंटरनेशनली हम क्या होंगे, इससे मजबूत होंगे। उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तौर पे, अथॉरिटी के तौर पर हम क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए और इन सब के साथ अलोंग विथ ऑल दीज थिंग्स भारत की स्थिति से क्या होगी, और ज्यादा मजबूत होगी। तो IFSCA के संदर्भ में बच्चों ये चीजें जो थी कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, इंडिया से जुड़ा हुआ है, इंडिया से
कनेक्टेड है, गुजरात के गांधीनगर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है, सदस्यों के संदर्भ में मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है। तो ये आपको क्या करना है कि अगर बात किया जाए तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के संदर्भ में देख सकते हैं कि हम जो है चाहे राष्ट्रीय चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या है, हमने एक अपनी मजबूत स्थिति दर्ज की है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर जो न्यूज में रहा, चर्चा में रहा। अब भाई न्यूज और चर्चा में क्या रहा यहाँ पर, दैट इज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज इंडियाज 44th एंट्री। देखिए मराठाओं के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो आप सबको पता है क्या कि एक पूरा का पूरा क्या वॉरियर ग्रुप है, एक पूरा का पूरा योद्धा ग्रुप है। और इनके अलग अलग क्या हुआ करते थे, इनके बहुत सारे अलग अलग किले थे, ठीक है। अब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है बहुत पहले से ही यानी 2024 से ही ये प्रोसेस शुरू हो चुका था कि इसमें जिसके संदर्भ में जो अभी एंट्री हुई है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आइए इसमें देखते हैं यहाँ पर कि क्या महत्वपूर्ण न्यूज है। इन अ रिमार्केबल डिसीजन टू टेक एट द 47th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, इंडियाज ऑफिशियल नॉमिनेशन फॉर 2024-25 साइकिल, Maratha military landscapes of India's got inscribed on the UNESCO World Heritage List, becoming India's 44th property to receive this recognition. यानी अगर हम लोग बात करें तो विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में लिए गए एक उल्लेखनीय निर्णय में 2024 और 25 के चक्र के लिए भारत के आधिकारिक नामांकन, जिसमें कि भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया है, जो यह मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की 44वीं क्या बन चुकी है, संपत्ति बन चुकी है। यानी ऑलरेडी इंडिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे जो एंटाइटल्ड अगर कहा जाए, जो हमारे लिस्ट में जो हमारे जो एरियाज हैं, जो क्षेत्र जो कि उसमें नामांकित हो चुके हैं, उसमें ये 44वां क्या है यहाँ पर क्षेत्र है, या 44वां या क्या है यहाँ पर कि जो है एंट्री है, जिसमें आप देख सकते हैं जिसमें मेनली भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया है। और ये भारत का मान्यता प्राप्त करने वाला 44th क्या है यहाँ पर साइट है। अब आते हैं यहाँ पर कि इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो बेसिकली दिस ग्लोबल अकोलेड सेलिब्रेट्स इंडियाज एंड्यूरिंग कल्चरल लेगेसी। यानी अगर एंट्री हुई है तो इससे पता चलता है ना कि भाई भारत के पास क्या एक बहुत ही ज्यादा वी आर वेरी रिच स्पेशली इन आवर कल्चरल लेगेसी, है ना। हमारे पास किले हैं, फोर्ट्स हैं, बहुत कुछ है। ये अलग बात है कि अभी तक 44 ही पहुंचे हैं, हालांकि देखा जाए तो एक बड़ी संख्या है, ठीक है ना। तो इंडियाज एंड्यूरिंग कल्चरल लेगेसी शोकेसिंग इट्स डाइवर्स ट्रेडिशंस ऑफ आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस, रीजनल आइडेंटिटी एंड हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी। यानी कि अगर इस संदर्भ में अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये वैश्विक सम्मान भारत को स्थायी सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है तथा इसकी वास्तुकला की चमक को क्षेत्रीय पहचान, जो अभी आप देख सकते हैं जैसे कुछ ऐसे भी जगह होंगे जो आपके घर के आसपास में कुछ ऐसे पुराने टाइम के मोन्यूमेंट्स होंगे जो कई बार समझ में नहीं आते, लगता है कि अच्छा ये तो नॉर्मल जो है ये साइट्स है, बट उसका इंपॉर्टेंस है ना। तो ये बेसिकली जो अगर ये कहा जाए कि इस तरह की वास्तुकला हमारे यहाँ जो कि जिसको रीजनल आइडेंटिटी मिली हुई है, लेकिन उसको अब रीजनल से ऊपर उठ के हम क्या देख रहे हैं कि इसकी ऐतिहासिक निरंतरता की विविध परंपराओं को ये क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो एक तरह से क्या ये एक उल्लेखनीय अचीवमेंट है, दिस इज मार्केबल अचीवमेंट वी कैन से। और इससे क्या है कि भारत के जो आर्किटेक्चरल पैटर्न है वो क्या होगा, दुनिया के सामने आएगी। और इससे एक चीज और मैं बता रही हूँ, खास तौर से देखिए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कोई चीज अगर शामिल होती है तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट पड़ता है किस पर, टूरिज्म के ऊपर। बिकॉज जो भी टूरिस्ट आएंगे सो आफ्टर दैट दे बिकेम क्यूरियस अबाउट टू सी दैट स्पेसिफिक लैंडस्केप की वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, वो किला क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यही कारण है कि इससे क्या हो जाता है, इससे टूरिज्म भी बढ़ता है, इससे वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो स्पैनिंग फ्रॉम द 17th to 19th century, this extraordinary network of 12 forts demonstrate strategic military vision and architectural ingenuity of Maratha Empire। ठीक है, 17वीं से 19वीं शताब्दी तक फैला 12 किलो का यह असाधारण नेटवर्क मराठा साम्राज्य की रणनीतिक सैन्य दृष्टि और स्थापत्य कला की प्रतिभा को क्या करता है, दर्शाता है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें कितने किले हैं, इसमें टोटल जो है 12 जो है फोर्ट्स इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। अभी मैंने आपसे बताया कि ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था कब से, ये प्रोसेस जनवरी 2024 से ही क्या हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था।
So the proposal was sent to the consideration of World Heritage Committee in January 2024, and after a rigorous 18th month long process involving several technical meetings with the advisory bodies and visit of ICOM's missions to review the sites, this historic decision was taken by the members of the World Heritage Committee today evening at UNESCO headquarters Paris. ठीक है ना, यानी इस प्रस्ताव को जनवरी 2024 में विश्व धरोहर समिति के विचारार्थ भेजा गया था और सलाहकार निकायों के साथ कई तकनीकी बैठकों और स्थलों की समीक्षा के लिए इसे ICOM मिशन के दौरे के तहत हम लोग क्या देख रहे हैं 18 महीने की कठोर प्रक्रिया के बाद यह ऐतिहासिक निर्णय विश्व धरोहर समिति के सदस्यों द्वारा यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में लिया गया। मीन्स अगर ये कहा जाए, कहते हैं ना कि एक दिन में जो है ये प्रोसेस नहीं हुआ है, अच्छा खासा टाइम लगा है। आप देख रहे हैं जनवरी 2024 से ये प्रक्रिया चल रही थी ऑलमोस्ट, जो है वी कैन से कि हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि एक अच्छा खासा टाइम जो है यहाँ पर क्या हुआ है लिया गया है इसके संदर्भ में, और 18 महीनों की मेहनत है कि कंटिन्यूअस यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं इस पे काम चल रहा था, और फाइनली जो है नाउ द ग्रैंड एंट्री ऑफ मराठा लैंडस्केप फाइनली यहाँ पर यूनेस्को के लिस्ट में हो ही गया। अब देखते हैं यहाँ पर स्प्रेड across the state of Maharashtra, Tamil Nadu, the selected sites include Salehar, Shivneri, Lohgarh, Khanderi, Raigad, Rajgarh, Pratapgarh, Suvarnadurg, Panhalwa, Vijayadurg, Sindhudurg in Maharashtra, along with Jinji Fort in Tamil Nadu also. यानी इस लैंडस्केप में अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में फैले चयनित स्थलों में महाराष्ट्र में जैसे कि सलहेर हो गया, शिवनेरी हो गया, लोहगढ़ हो गया, खंडेरी हो गया, रायगढ़ हो गया, राजगढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, उसके अलावा विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, इन सब के साथ साथ तमिलनाडु का गीगी किला भी क्या है यहाँ पर शामिल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लैंडस्केप में अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें जो है जो साइट्स हैं यहाँ पर, तो चयनित जो साइट्स हैं वो सब क्या है इसमें इंक्लूडेड है जो कि इसके पार्ट थे, है ना। अब आते हैं, देखिए समिति की बैठक के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो ड्यूरिंग द कमिटी मीटिंग 18 ऑफ द 20 स्टेट्स पार्टीज सपोर्टेड इंडियाज प्रपोजल टू गेट इंपॉर्टेंट साइट इंस्क्राइब्ड इन द लिस्ट। यानी इस समिति की बैठक के दौरान 20 में से 18 सदस्य देशों ने इस महत्वपूर्ण स्थल को सूची में शामिल कराने के लिए भारत के प्रस्ताव का क्या किया, समर्थन किया है। प्रस्ताव पर 59 मतलब काफी देर तक चर्चा चलने के बाद 18 सदस्य देशों की सकारात्मक सिफारिशों के बाद सभी सदस्य देश यूनेस्को, विश्व धरोहर केंद्र और यूनेस्को के सलाहकार निकायों के इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए भारत के प्रतिनिधि मंडल को इन्होंने क्या की, बधाई दी। इट मींस कि द डिस्कशन ऑन द प्रपोजल वेंट ऑन 59 मिनट्स एंड आफ्टर द पॉजिटिव रिकमेंडेशन बाय 18 स्टेट्स पार्टीज, ऑल द मेंबर स्टेट्स, यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स एंड एडवाइजरी बॉडीज ऑफ द यूनेस्को congratulated the delegation of India for this momentous opportunity, है ना। ये काफी लंबे समय से ये प्रोसेस चल रहा था। अब देखिए यहाँ पर इसमें आते हैं हम लोग यहाँ पर कि इसके पर्पस पे हम लोग थोड़ा सा बात कर ले यहाँ पे कि क्या है, व्हाट इज द पर्पस के संदर्भ में देखेंगे हम लोग। सो इन धरोहर स्थलों को यूनेस्को की सूची में शामिल करने का जो उद्देश्य है वो 196 देशों में एकीकृत प्राकृतिक और मिश्रित संपत्तियों में पाए जाने वाले उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित साझा विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना। भारत अपनी ओर से 2021 और 25 तक विश्व धरोहर समिति का सदस्य बना। तो यहाँ पर देखेंगे द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग दीज हेरिटेज यूनेस्को साइट्स, इसके फायदा क्या होंगे, टू प्रमोट शेयर्ड हेरिटेज बेस्ड ऑन OU बेसिस आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। कल्चरल और नेचुरल जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है उसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं यहाँ पर कि हम हमारे पास जो बेहतर है उसे क्या कर, दुनिया उसे देखे और समझे, हमारे कल्चरल जो रिचनेस है उसको। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर देखा जाए। अच्छा, इंडिया रैंक 6th ग्लोबली। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, सो इंडिया रैंक 6th ग्लोबली एंड सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन for the most number of world heritage sites। 196 nations have ratified the world heritage convention in 1972, है ना। जैसे कि इसके बारे में अगर देखा जाए
तो भारत जो है विश्व धरोहर स्थलों की संख्या में छठे स्तर पर है, यानी छठे पायदान पर, यानी इससे पहले 6 देश 5 देश और हैं जिनके क्या है कल्चरल हेरिटेज साइट्स अच्छे खासे हैं। 196 देशों ने विश्व धरोहर सम्मेलन 1972 में इसका अनुसमर्थन किया था। भारत के 62 विश्व धरोहर की अंतिम सूची में भी है और भविष्य में किसी भी स्थल को इसमें क्या है यहाँ पर लेने के लगभग लास्ट स्टेज में पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो एंट्री के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि भारत की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति देखने को मिल रही है हम लोगों को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट साइट्स में। चलिए अब आते हैं यहाँ पर हम लोग और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस संदर्भ में। हमारी 44वीं एंट्री हो चुकी है और चूंकि हमारे पास वी हैव ऑलमोस्ट, अभी हमने अब कहा कि अभी और भी साइट्स हैं, तो चलिए लेट्स सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम। भाई हमारे यहाँ ई व्हीकल पॉलिसीज चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके अलग अलग क्या है यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग जो है प्रोग्राम्स हैं। तो ऑन जुलाई 12 2025 द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम अंडर द पीएम ई ड्राइव इनिशिएटिव ऑफरिंग अप टू 9.6 लाख सब्सिडी पर व्हीकल। यानी 12 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव पहल के तहत अपनी पहली ई ट्रक प्रोत्साहन योजना, जिसमें कि प्रति वाहन 9.6 लाख रुपए की सब्सिडी क्या है पेशकश की गई है। ठीक है, अब आते हैं इसके की फीचर्स के बारे में कि ये जो योजना, यानी जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ई ट्रक के संदर्भ में जो स्कीम आई है, so the scheme provides financial incentives for electric trucks under the N2 and N3 categories, which includes trucks and gross vehicle weight from 3.5 to 55 tons। यानी इस योजना के तहत N2 और N3 जो कैटेगरीज के जो इलेक्ट्रिक ट्रक होंगे उनको क्या मिलेगा, इनको फाइनेंशियल जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें कि 3.5 से 55 टन तक के जो है सफल मतलब जो वाहन है वो ट्रक इसमें क्या होंगे शामिल होंगे। मैक्सिमम सब्सिडी आपको ध्यान रखना है 9.6 लाख पर ट्रक है, यानी कि प्रति ट्रक जो है 9.6 लाख का यहाँ पर क्या मिलेगा आपको सब्सिडी दिया जाएगा और अग्रिम छूट के रूप में भी दी जाती है। निर्माताओं को बेसिकली जो कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट प्रेफरेंस, तो पहले आओ और पाओ के आधार पर पीएम ई ड्राइव पोर्टल के माध्यम से जो है इसको क्या किया जाएगा, इसकी आपूर्ति की जाएगी। अब ये क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है, मैंने अभी आपसे बताया कि नाउ वी आर मच मोर फोकस्ड ऑन आवर द गोल ऑफ 2047 विकसित भारत। तो उसके संदर्भ में भी अगर देखा जाए कि व्हाई दिस मैटर्स फॉर इंडिया, ऑल्दो डीजल ट्रक्स मेक अप ओनली 3% ऑफ व्हीकल्स, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 42% ऑफ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ऑल्सो। ठीक है, दिस मूव इज क्रूशियल फॉर इंप्रूविंग एयर क्वालिटी, कटिंग कार्बन एमिशंस एंड मीटिंग इंडियाज एनवायरमेंटल गोल्स। यानी कि देखा जाए तो भारत में डीजल ट्रकों की संख्या जो है वाहनों की मात्र केवल 3% है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 42% तक के लिए क्या है अकेले उत्तरदायित्व है इनका, या उसके लिए जिम्मेदार है। तो खास तौर से कि एयर क्वालिटी को सुधारना, कार्बन उत्सर्जन में हम कमी लाएं, तो ये जो हमारा लक्ष्य है स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव्स, उसके लिए बहुत क्या हो जाता है महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आते हैं इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन एंड गवर्नमेंट पुश क्या है यहाँ पे। टॉप इंडियन कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड एंड वॉल्वो आइशर आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक ट्रक्स। यानी जितनी भी भारत की बड़ी कंपनीज है, जैसे कि आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स हो गया, अशोक लेलैंड, वॉल्वो, आइशर, ये सब के सब पहले ही इलेक्ट्रिक ट्रकों पर काम कर रहे हैं और यह योजना आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत घरेलू इलेक्ट्रिक उद्योग को और बढ़ावा देगा। यानी कि खास तौर से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ई व्हीकल्स, तो इसमें ये बहुत ज्यादा क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे सेल के बारे में, तो उसने ऑलरेडी कमिटेड किया कि 150 ई ट्रक्स जो है टू इलेक्ट्रीफाई 15% ऑफ इट्स हायर्ड फील्ड। ठीक है ना, तो कोशिश ये की जा रही है और अन्य सरकारी कंपनियों के लिए भी हरित परिवहन को बढ़ावा देना एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, जो कि दिखाता है कि हम एनवायरनमेंट को लेके कितना ज्यादा कंसर्न है। तो बेसिकली देखिए ये ई व्हीकल्स का जो या ई ट्रक का जो आप देख रहे हैं सब्सिडरी जो स्कीम यहाँ पर आया है या प्रोत्साहन योजना आप देख रहे हैं, ये मेनली एनवायरनमेंट को ध्यान में रख करके खास तौर से जो आने वाले समय के लिए क्या है ये एक रोड मैप तैयार करेगा। और स्पेशली जो भारत की भूमिका है कि हमें लो कार्बन एमिशन पे हम जा रहे हैं, वी आर मच मोर फोकस्ड ऑन दैट, तो ये उसके लिए क्या रहेगा, बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। सो नाउ डियर ऑल स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। आशा करती हूं कि आज का न्यूज आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।